ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। सो जैसे मैं बात करूं, मैग्नेटिज्म हमें पढ़ना है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एक बड़ी यूनिट है, एक बड़ा पूरा प्रॉपर यूनिट है। इसमें आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। सो मैग्नेटिज्म अगर मैं मानूं तो एक बड़ा सा यूनिट है जिसमें 4 चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद आता है फोर्सेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से करते हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड को बी से करते हैं। तो पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी। दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई है, चार्ज है, वायर है, तो उसे फोर्स कैसे लगेगा। थर्ड चैप्टर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अच्छा, मैं ये सीक्वेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बुक्स में ये चैप्टर पहले होता है, ठीक है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को जानोगे ही नहीं तो डायरेक्टली फोर्सेस कैलकुलेट करना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। इसलिए मैं अपने सीक्वेंस में पहले ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, फिर ये पढ़ाता हूँ। मे भी बहुत सारे बुक्स में ये सेकंड चैप्टर पहले दे देता है, तो आप टेंशन नहीं लेने लगना कि सर ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है, पढ़ाएंगे अपन, नेक्स्ट पढ़ाएंगे इसको। फिर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब इसमें हम कोर मैग्नेट के बारे में बातें कर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। या जस्ट म्यूटेड माई सेल्फ, ओके। सो नाउ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम एक्चुअल मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों चैप्टर में बेसिकली हम करंट के बारे में पढ़ेंगे कि यार करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। इसमें हम एक्चुअल मटेरियल पढ़ेंगे, जैसे जो मैग्नेट होता है ना, क्लास 8th 9th में हम सीखते हैं मैग्नेट के बारे में, 10th में भी हमने थोड़ा सा सीखा हुआ है मैग्नेट के बारे में, वो सब इस चैप्टर पे रहेगा। फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने बात किया था गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटोमीटर और डिप एंगल, ये सारी चीजें हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में डिटेल में, ठीक है। अच्छा, फिर एक 4th चैप्टर है, आप टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे बुक्स में ये 4th चैप्टर सेपरेट होता है, मतलब इसको एक अलग ही चैप्टर बना देते हैं। सो बेसिकली मैग्नेटिज्म में बहुत सारे बुक्स में सिर्फ 3 ही चैप्टर रखते हैं मैग्नेटिज्म यूनिट में। मैं 4th को भी इसी में कंसिडर करता हूँ, दैट इज ईएमआई। सो ईएमआई का छोटा सा फॉर्मेट आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या, जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर। सो दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो डिफरेंस है। सो वो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे मैग्नेटिज्म में हम ये 4 चैप्टर्स इंक्लूड करते हैं मैग्नेटिज्म यूनिट में। और उसके बाद फिर आता है हमारा एसी एंड ईएम वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट और ईएम वेव्स के बारे में। तो ये हमारा पूरा मैग्नेटिज्म का स्ट्रक्चर है कि हमें क्या क्या कैसे पढ़ना है। हम स्टार्ट करेंगे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। सो शुरू कर लेते हैं यार। ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारा चैप्टर हो गया। ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स की बात करें तो इसका स्टार्टिंग बहुत ही पहले हुआ। इसका स्टार्टिंग हुआ सन 1880-20 में, ठीक है। एक साइंटिस्ट था ऑर्स्टेड, ठीक। ऑर्स्टेड एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था अपने स्टूडेंट्स को, एक रियोस्टेट का एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था, ठीक है। मतलब रियोस्टेट में कैसे करंट चेंज होती है, रियोस्टेट में ये एक्सपेरिमेंट जो है ऑर्स्टेड एक्सप्लेन कर रहा था स्टूडेंट्स को अपने, कि करंट इसमें वर्क कर रही है। अगर आपने देखा हो तो रियोस्टेट के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती, मतलब रियोस्टेट की ये जो वायर्स होती हैं ये बिल्कुल ओपन होती हैं, आप अगर इन्हें टच कर लोगे तो आपको करंट लगेगा, ठीक है। आप सबने देखा हुआ है ना, रियोस्टेट का फिगर मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ पहले।
तो हुआ ये कि जिस टेबल पे रियोस्टेट रखा हुआ था वहां पर रियोस्टेट के नीचे छोटे छोटे कंपास रखे हुए थे। अच्छा, कंपास क्या होता है? कंपास होता है, इसको मैं बड़ा करके फिगर बनाता हूँ। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है, मैग्नेट की एक नीडल होती है। और हमें पता है कि ये नीडल की प्रॉपर्टी होती है कि नीडल का जो पोर्शन है, एक एरो, लेट्स हमने पेंट करके रख दिया है, हमने एक नेम दे दिया है इस कलर को नॉर्थ, ठीक है। सो वो जो एज है वो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। ऐसा क्यों होता है, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हमें मैग्नेटिज्म का कोर मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। वहां पर हम बात करेंगे कि अर्थ के पास भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उस फील्ड में के वजह से इस पे एक फोर्स लगता है, और ये नीडल ऑलवेज नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। अभी पॉइंट ये हुआ कि जब ये नीडल, ये कंपास टेबल पे रखा था, तो ये नीडल्स डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो बिकॉज बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, मे भी खराब हो गया हो, ऑर्स्टेड को ऐसा लगा कि मे भी खराब हो गया होगा। बट ऑर्स्टेड जिस क्लास को पढ़ा रहे थे, काफी अच्छी क्लास थी वो, काफी अच्छी क्लास थी, मीनिंग कि उसने क्लास के स्टूडेंट से पूछा कि यार बताओ, ये कंपास का नीडल क्यों वाइब्रेट हो रहा है, क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या रीजन है कि ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि मतलब मे बी इंस्ट्रूमेंट खराब भी होगा। तो एक स्टूडेंट ने आंसर किया था, सर मे बी बिकॉज ऑफ दिस रियोस्टेट, maybe current is having something which is making this deflection। तो उस स्टूडेंट के थ्रू, ऑर्स्टेड ने अपने रिसर्च पेपर में नेम भी लिखा हुआ है उसका, स्टूडेंट के वजह से उसको आइडिया लगा कि यार मे बी देयर आर सम चांसेस कि करंट की वजह से ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स करंट इज हैविंग सम मैग्नेटिक इफेक्ट। और वहां से ऑर्स्टेड को ये आइडिया आया कि ठीक है, करंट के पास भी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकते हैं। और फिर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और करंट की डायरेक्शन देना स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऑर्स्टेड ने क्या क्या बताया, थोड़ा सा आ, और उसके आगे फिर हम एक्चुअली पार्ट में स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो this theory was initially okay, so this was first proposed by Orsted। और उसने एक्सपेरिमेंट करके क्या रिजल्ट देखा, सपोज ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक पीस ऑफ पेपर है। सो ये पीस ऑफ पेपर है, उसमें उसने एक वायर इंसर्ट की इस पेपर के थ्रू, ठीक है। सो ये पेपर के थ्रू वायर इंसर्ट की, ठीक है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो आप समझे, मैं ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहा हूँ कि फिर ऑर्स्टेड ने फाइनली क्या रिजल्ट दिया, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आप देखो कि इसमें करंट फ्लो होने लगेगी इस वायर में। तो इसका मतलब इस वायर में अगर करंट फ्लो होगी, तो उसने क्या किया, यहाँ पर यहाँ पर छोटे छोटे मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनके छोटे छोटे पीसेस रख दिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के पीसेस रख दिए, ठीक है। ओके, अभी हुआ क्या कि जैसे ही उसने करंट स्टार्ट की, जैसे ही करंट स्टार्ट हुई बैटरी में, उसने एक पैटर्न नोटिस किया। वो पैटर्न क्या नोटिस किया कि ये जो छोटे छोटे आयरन पीसेस हैं, दे स्टार्टेड टू फॉर्म लूप्स, ठीक है। सो पहले आयरन पीसेस ये थे एंड दे फॉर्म्ड लूप। अच्छा, ये तो बहुत पहले से पता था कि अगर एक मैग्नेट होगा और यहाँ पर आयरन पीसेस हैं तो वो स्टिक कर जाएंगे मैग्नेट में। तो ये तो सबको पहले पता था, चाहे कैसे भी रखो, एक मैग्नेट है, सपोज उसके पास नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, तो जैसे ही आप उसके पास आयरन पीसेस लाओगे, मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये था कि सर्कुलर फॉर्म में क्यों आए, वाई आयरन इज इन सर्कुलर फॉर्मेट। तो इसका मतलब वहां से उसने ये थ्योरी दी कि यार
करंट में करने से, मतलब वायर में करंट के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आती है जो कि किस नेचर की है, सर्कुलर नेचर की है। तो ऑर्स्टेड ने क्या कंक्लूजन दिया कि इफ यू प्रोवाइड अ करंट इन अ वायर, okay, there will be magnetic field which will be circular in nature, okay, सर्कुलर इन नेचर। ठीक, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम यहाँ पर बता रहे हैं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। यार अभी समझना आप लोग कि यार प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बी एक वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर एक सर्किल है तो उसकी कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए ना, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऑर्स्टेड ने क्या बताया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई गेस ये क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। कोई बताए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जज की, समन? राइट हैंड Right थंब रूल। hand thumb rule. Right hand thumb rule. या वेरी गुड यार, सिंपल है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड जो था वो था यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल, ओके। सो राइट हैंड थंब रूल क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर थंब की डायरेक्शन में करंट रखोगे सो द कर्ल ऑफ फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब अगर करंट अपवर्ड है, ठीक है, आप अपने राइट हैंड का थंब अगर फील करें अलोंग द करंट, तो मतलब अगर आप अपने राइट हैंड का थंब अलोंग दिस वायर करेंगे एंड यू start to curl your fingers, you will see your fingers are curling in this direction, okay, यहाँ से इस टाइप में कर्ल होगा। which means अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको कौन सी डायरेक्शन फील होगी, ये वाली डायरेक्शन फील होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा होगा अगर हम टॉप से देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज टाइप रहेगी अगर करंट अपवर्ड है। ठीक है, सो राइट हैंड थंब रूल जिसमें एक स्पेशल पॉइंट था, थंब को किसकी डायरेक्शन में रखा हमने, थंब को करंट की डायरेक्शन में, एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स वो थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये तो था ऑर्स्टेड का एक पार्ट कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक नोट डाल के एक चीज बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। इसका रिवर्स भी ट्रू होता है, मतलब पॉइंट क्या है समझे। नंबर 1, if current is straight, if current is straight then magnetic field कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर। इसका रिवर्स भी ट्रू है, इसका रिवर्स ट्रू है, मतलब if current is circular, current is circular, then magnetic field at its center will be straight। ओके, ठीक है। तो ये ऑर्स्टेड ने नहीं बताया, बट मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ डायरेक्शन वाइज बताऊं, जैसे दो सिंबल्स हम यूज करेंगे डायरेक्शन में, दो सिंबल्स, एक सिंबल होगा ये, एक डॉट कवर्ड विद अ सर्कल। इस सिंबल का मतलब होता है, आपको ऑलरेडी पता है, आउट ऑफ द प्लेन।
तो इस सिंबल का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। और एक सिंबल होता है इस तरीके से क्रॉस को सर्कल करते हैं, ये एक सिंबल होता है, इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन। अच्छा, आउट ऑफ द प्लेन मतलब आई जे के में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, प्लस के कैप। आउट ऑफ द प्लेन मतलब क्या होगा, प्लस के कैप, और इनटू द प्लेन मतलब माइनस के कैप, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन आपको एक यूज करनी पड़ेंगी, मतलब पॉइंट रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं दोनों पॉइंट को स्ट्रेट समझा रहा हूँ। क्या करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, सर्कुलर रहेगी। मतलब मैंने इस टाइप पे बताया कि अगर ये करंट है आए, सो जस्ट अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, सर्कुलर नेचर की रहेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, इस टाइप की रहेगी। और डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल से चेक कर लो, थंब अपवर्ड, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट को मैं रिवर्स कर दूं, अगर करंट स्ट्रेट है बट वायर रिवर्स है, मतलब करंट नीचे की तरफ आ रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सर्कुलर रहेगी, बट डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि थंब अगर डाउनवर्ड है, सो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज टाइप की आ जाएगी। तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अभी ये वाली डायरेक्शन थी, डन। इसका उल्टा कर लेते हैं। इसका उल्टा क्या है, करंट अगर सर्कल में है, करंट अगर सर्कुलर लूप में है, ठीक है, किस तरफ है, करंट की डायरेक्शन लेट्स से पहले मान लेते हैं क्लॉकवाइज। सो करंट है क्लॉकवाइज, मतलब ये डायरेक्शन में है करंट, ठीक है। करंट है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब सेंटर पर अब कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। तो लेट्स से अगर करंट है क्लॉकवाइज, सो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, into the plane. इनटू द प्लेन, ओके गुड। तो ये क्लियर है कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो बी होगा इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, ठीक है। और उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब कहीं पे भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, सो ऐसे आपको क्रॉस टाइप दिखेंगे सारे जगह, व्हिच मींस इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये तो अभी समझ आ ही गया होगा कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है अभी, करंट एंटी क्लॉकवाइज, सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउट ऑफ द प्लेन होगी, मतलब उसे रिप्रेजेंट करने के तरीके होंगे ये डॉट्स। सो अगर सर्किल के अंदर कहीं पे भी देखेंगे, सो यू विल फील डॉट्स। सो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन। सो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। ओके, तो ये सबको थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि यार ऑर्स्टेड ने बड़ी सिंपल सी बात बताई थी, और उसके बाद जो है उसने डायरेक्शन बताई, और उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपने नॉलेज को। जब हमने आगे स्टडी किया तो उस नॉलेज को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि अगर करंट स्ट्रेट है सो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल फील होगी, और अगर करंट सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट फील होगी। क्लियर? हाँ अच्छा, अब इसमें एक और बात थी जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी नहीं। अ, इसके बाद ऑर्स्टेड के बाद ऑन द सेम ईयर 1820 में, ऑर्स्टेड जो था ये थ्योरी उसने दी थी 1820 में। ऑन द सेम ईयर दो साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इसकी मैथमेटिकल वैल्यू दी। मतलब ऑर्स्टेड ने तो सिर्फ बताया ना कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, पी है, ठीक है, कितना है ये तो बताया ही नहीं ना। ये तो मेन प्रॉब्लम है कि कितनी है मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेम ईयर में इसके बारे में बताया, ठीक है। तो उन साइंटिस्ट का नेम भी लिख लेते हैं। In 1820, two scientists, their name was Bio and Savart. Okay,
ओके, सो बायो और सेवर्ट करके दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल फार्मूला दिया। आप समझते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्मूला मतलब जैसे न्यूटन का फार्मूला था F इज इक्वल टू gm1m2/r²। ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसका डेरिवेशन क्या है। उसने सीधे बोला था कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 आ रहा है और फोर्स प्रोपोर्शनल टू उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है। समझ आया सबको? तो ये था हमारा बेसिक ग्रेविटेशन का। फिर इसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या था? वो भी डायरेक्ट था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड की बायो सावर्ट ने स्टार्ट की। उन्होंने भी जो फॉर्मूला बताया वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बताया, ऐसा कुछ डेरिवेशन नहीं है, बताया कि हाँ ये फॉर्मूला होगा, उसका यूज करके हम डिफरेंट डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा है कि यार एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, करंट के थ्रू क्यों मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ऑर्स्टेड और बायो सावर्ट्स के एक्सपेरिमेंट से। अब हम सारे एग्जांपल वाइज पूरे लर्न करेंगे। सो आपको अगर याद हो, हमने पढ़ा था ई ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम, याद है? सो आप मुझे थोड़ा सा याद करना बताएं, ई ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या पढ़ा था हमने। ई ड्यू टू नंबर 1 चार्ज, फिर नंबर 2 क्या पढ़ा था? रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, वेरी गुड, रॉड, रॉड मतलब या रॉड, फिर रिंग, Ring. रिंग, रिंग, ओके, फिर डिस्क, डिस्क, Disc. देन ओके गुड, देन स्फीयर, देन solid sphere and hollow स्फीयर, sphere. वायर, इनफाइनाइट वायर। ओके, हाँ. ये सारी चीजें तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें वही करना है। सो आपको याद है क्या मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था? अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छा स्कोर करना है रिगार्डिंग दिस टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करने पड़ेंगे बहुत सारे फॉर्मूले। याद है मैंने ये स्पेसिफिक बात बोली थी कि जिसे जितने अच्छे फॉर्मूले लर्न होंगे वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन कर लेगा। सेम गोज विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भी जिसे जितने अच्छे फॉर्मूले याद होंगे वो उतना जल्दी से क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, सो बेसिकली अब हम फॉर्मूले वाले सेटअप पे ही आने वाले हैं, एग्जैक्टली करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पूरा। तो स्टार्ट कर देते हैं नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू मूविंग चार्ज। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सिर्फ मूविंग वर्ड क्यों लिखा है, मैंने सिर्फ ड्यू टू चार्ज क्यों नहीं लिखा? तो आपको याद हो मैंने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताई थी कि अगर चार्ज रेस्ट पे है, रेस्ट पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इसके पास सिर्फ क्या होता है? ड्यू टू दिस चार्ज क्या कैलकुलेट करते हैं हम? सिर्फ इलेक्ट्रिक। Electric field. लेकिन अगर ये चार्ज मूविंग है, चार्ज है और ये मूविंग है, तो इसके पास दोनों चीजें आ जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या आ जाता है? एक Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। तो इसलिए हमने दो चीजें यहाँ पर बात की थी। यहाँ पर सिर्फ बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, और यहाँ पर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं? तो यार देखें, बहुत ही स्ट्रेट फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूले बेस्ड ही हमें काम करना है। तो कुछ इस तरीके से है, सपोज एक चार्ज है, ठीक, ये चार्ज है और ये किसी डायरेक्शन पे मूव हो रहा है, लेट्स से इस तरीके से मूव हो रहा है। ये क्या है? मोशन, कि ये किस तरफ मूव कर रहा है। और लेट्स से हमें यहाँ पर इस जगह पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो ये है कोई पॉइंट P और हमें चाहिए क्या? मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड
एट पॉइंट बी, ठीक है। सो हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसका मतलब हमें एक चीज पता होनी चाहिए ना, लोकेशन पता होनी चाहिए पी पॉइंट की। सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये तो आप सब जानते ही हैं कि आर डिस्टेंस पे है। एक चीज है थीटा। थीटा है कि आप किस एंगल पे पूछना चाहते हो। तो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर, ये मोशन है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी है, एंड आर वेक्टर। तो यहाँ पे एक चीज हम पॉइंट कर रहे हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, वो हमारा थीटा है। तो फॉर्मूला डायरेक्टली याद करें। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करें, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताएं क्या होता है। क्यू बाय के क्यू बाई आर स्क्वायर। पक्का सबको ये याद है। अच्छा, हाँ तो सर। मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ फिर यहाँ पे डायरेक्टली, ज्यादा टेंशन नहीं होगी। सो बी का जो फॉर्मूला है, बी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या चीज एक्स्ट्रा आ गई, एक वी साइन थीटा। और अगर इफ वी इज इक्वल टू 0 हो जाए, समझ गए ना, क्या आ जाने वाला है, बी 0। क्लियर, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा भी बाद में लिख देता हूँ, पहले ये हुआ b इज इक्वल टू ये हुआ, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आने वाला है। सो b इज इक्वल टू हो जाएगा k q v साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। अच्छा, इस फॉर्मूले में अब काम की बात देख लेते हैं। वेयर वेयर k is a constant, k is constant and इलेक्ट्रोस्टैटिक में k की वैल्यू बताएं क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो यहाँ पर k की जो है वैल्यू वो डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह एक नया टर्म ऐड होता है व्हिच इज म्यू नॉट। सो इसका मतलब k का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो, कुछ स्टूडेंट क्या है वो लेक्चर नहीं ज्वाइन करते, अभी बहुत सारे स्टूडेंट है वो लेक्चर ज्वाइन नहीं करते। अब बताओ यार, उनको कैसे पता चलेगा कि ये मैंने कैसे लिख दिया। लेकिन जिन लोगों ने लेक्चर ज्वाइन किया है उनको ये दिख रहा है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का उल्टा यहाँ पे एक नई चीज आ जाती है विच इज कॉल्ड म्यू नॉट। तो इस तरीके से याद करने में बेटर रहता है क्या, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। तो ये चीज हमें यहाँ पर काम में आती है। वेयर वेयर म्यू नॉट जो है मैंने जस्ट अभी बताया, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो भी फॉर्मूले एप्सिलॉन नॉट के थे इसमें उल्टा चलेंगे। क्लियर। अच्छा, लेकिन अगर इन दोनों में प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो पता है बहुत ही एक फेमस कांस्टेंट यहाँ पर आता है। जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कांस्टेंट आता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आता है 1/c स्क्वायर, 1/एप्सिलॉन नॉट। सो इसका मतलब रिलेशन आता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर आता है, ठीक है। किसी को याद है ये, किसी ने पहले कभी देखा है ऐसा रिलेशन, और किस चैप्टर में देखा है बताएं। कैपेसिटर्स में। नहीं, कैपेसिटर्स में ये सी, यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर सी का मीनिंग कैपेसिटेंस नहीं है, यहाँ पे सी का मीनिंग है स्पीड ऑफ लाइट। सो बेसिकली आपने ये डायमेंशंस में देखा होगा और कहीं नहीं। आपने कहाँ पर देखा होगा, डायमेंशंस में देखा होगा। ये सी मतलब कैपेसिटर नहीं, स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए ये यहाँ से आइडिया लगता है कि जो लाइट होती है उसमें दोनों नेचर हैं। देखो, एप्सिलॉन नॉट मतलब इलेक्ट्रिक वाला नेचर है और म्यू नॉट मतलब मैग्नेटिक वाला नेचर है। समझ आया। ये वो
फॉर्मूला है जो रिलेट करता है कि कैसे मैग्नेटिक नेचर और इलेक्ट्रिक नेचर दोनों होते हैं लाइट में। ठीक है, खैर ये हमारा इतना कुछ इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। ठीक है, सो देखते हैं म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट को लिख लेते हैं। म्यू नॉट का नेम क्या है? तो हमें याद है एप्सिलॉन नॉट का नेम याद है था, एप्सिलॉन नॉट का नेम क्या था? परमिटिविटी। परमिटिविटी। तो इसका नेम सिमिलर है, कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा, इसका नेम होता है परमिएबिलिटी। ठीक है, सो इट इज परमिएबिलिटी। ठीक है, अच्छा, बिकॉज सिंपल म्यू लिखा होता तो जस्ट परमिएबिलिटी होता, अगर म्यू नॉट लिखा है मतलब परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, सो वैक्यूम और फ्री स्पेस हम मान सकते हैं। सो म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसमें भी वो सब चलता है जो उसमें म्यू आर वाला चलता था रिलेटिव परमिएबिलिटी का, तो इतना टेंशन अभी इस पे नहीं लेना है। ठीक, अच्छा, अब पॉइंट आया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। सो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, के की जो वैल्यू होती है, जो के की वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, एंड इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, सो के की मैथमेटिकल वैल्यू 10⁻⁻⁷ है। इसका मतलब अगर म्यू नॉट की मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए, सो इट विल बी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर है यार। इस फॉर्मूले में हमें ये जो के लिखना है, बेसिकली वहां पर हम के लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या के क्या यूज करना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्लियर, वहां पे के मैथमेटिकल वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है किससे, मैग्नेटिक से। आप कांस्टेंट के थ्रू देख सकते हो। तो यार ये सबको यहाँ पे क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला पूरा, ये के की चीजें वैल्यूज क्या है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा एक स्पेसिफिक टच और एक इम्पोर्टेंट सा डाल देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने कहा था कि मैं एक सेपरेटली लिख दूंगा, नंबर 1, इफ v इज इक्वल टू 0 मतलब चार्ज एट रेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। नंबर 2, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा। बताओ साइन थीटा 0 कब होगा, 0। हाँ, सो इसका मतलब साइन थीटा 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0 डिग्री, देन होगा बी 0। अच्छा, थीटा 0 डिग्री मतलब क्या होगा एग्जैक्टली कोई बता, थीटा 0 डिग्री मतलब कहाँ पर, वो चार्ज और कोई एक ही लाइन में है। चार्ज और पॉइंट एक ही लाइन में है। यस यस, मतलब ये है कि अगर हम चार्ज की लाइन में, लाइन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। सो इस लाइन को मैं लिखूंगा इन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। सबको समझ आया इस सेकेंड लाइन का मतलब क्या है, ओके गुड। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज के बारे में सबको समझ में आ गया पूरा अच्छे से, फॉर्मूला याद रहेगा, क्या फॉर्मूला यार, के इंटू क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वी साइन थीटा बस एक्स्ट्रा आ गया है तो बेटर रहना है, टेंशन नहीं लेना उसकी वजह से। अच्छा अच्छा, अभी एक चीज देखो, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी स्केलर वैल्यू पढ़ रहे हैं, तो इसका वेक्टर वर्जन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वेक्टर वर्जन,
अच्छा, मुझे लगता है मैंने बताया है आप लोग को वेक्टर फॉर्मेट कैसे लिख सकते हैं। कोई बताएगा वेक्टर फॉर्मेट? अगर मुझे बी वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, बताएं। ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओके, वेरी गुड। क्या लिखेंगे? क्यू वेक्टर क्रॉस, सर क्यों नहीं, ई बताया था मैंने। हाँ अच्छा, ई बताएं। बी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अरे रहने दो यार, बी और ई को क्यों रिलेट करने लग गए? मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया बी और ई को रिलेट कैसे करना है। मैं ये बता रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये चेक करके कि ये साइन थीटा है। मतलब क्या आंसर आना चाहिए? क्रॉस आना चाहिए। क्यू ठीक है, और वी। हाँ। दिक्कत ये क्यू वेक्टर है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, तो मतलब क्यू नहीं ले सकते, वी तो ठीक है। एक और वेक्टर चाहिए होगा हमें, तो किस वेक्टर की हेल्प लेंगे इसका मतलब हम? आर वेक्टर। वेरी गुड यार। किस वेक्टर की हेल्प लेंगे? आर वेक्टर। तो मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमें क्रॉस लाना है और एक वेक्टर की हम हेल्प लेने वाले हैं, आर वेक्टर। तो मैं वेक्टर फॉर्मेट आपके सामने लिख देता हूँ फिर। इसका मतलब वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा के क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अपॉन। अच्छा, अभी याद है ना, ऊपर अगर आर वेक्टर लगा दिए तो नीचे एक आर और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो नीचे एक आर और ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? आर क्यूब। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको लिखेंगे ना, इसको हम एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v इंटू आर इंटू साइन थीटा। समझ आया? सो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से, इसलिए हमें नीचे आर क्यूब लिखना पड़ेगा। अभी क्लियर है सबको? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। अच्छा, एक चीज और याद हो, मैंने बताया था कि जब भी हम वेक्टर फॉर्मेट में क्यू को देखते हैं तो क्यू विद साइन रखते हैं या विदाउट साइन रखते हैं, बताएं। जब भी कभी विद वेक्टर साइन। फॉर्मेट विद साइन रखते हैं, वेरी गुड। याद रखना चाहिए हमें कि क्यू को विद प्रॉपर साइन रखना है, विद प्रॉपर साइन। तो मैं आप लोग को टेंशन नहीं दूंगा, मैं खुद ही ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट से डिफरेंट डिफरेंट क्यू के साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या क्या डायरेक्शन हो जाएगी कि लेट से फॉर पॉजिटिव चार्ज नंबर 1, फॉर पॉजिटिव चार्ज अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी की डायरेक्शन प्लस वाली आएगी। सो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बी कैप विल बी पॉजिटिव ऑफ क्यू, तो पॉजिटिव रखेंगे ना, वी कैप क्रॉस आर कैप। ठीक है, डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी। तो अच्छा, ये याद करो कि वी क्रॉस आर निकालेंगे कैसे। फील करो यहाँ पे, सपोज एक चार्ज, अच्छा चलो फिर से बना लेते हैं। सपोज ये वी है, ठीक है, ये वी है और यहाँ पर हमें निकालना है आर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? वी क्रॉस आर निकालना है, बताएं। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट इनसाइड हो जाएगी। इनसाइड हो जाएगी। सो बेसिकली हमें करना है वी क्रॉस आर। ठीक, सो वी क्रॉस आर मतलब कैसी डायरेक्शन दे रहा है? इनटू द प्लेन। सो वी क्रॉस आर विल बी इनटू द प्लेन। सो फॉर this will be into the plane। नहीं, यूजुअल नहीं, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ये हो जाएगा इनटू द प्लेन। सो वी कैप क्रॉस आर कैप विल बी इनटू द प्लेन, सो विल बी इनटू द प्लेन। सो बेसिकली अगर मैं अभी भी देखूं तो मैं रूल डायरेक्शन के लिए बना सकता हूं। डायरेक्शन के लिए देखें रूल क्या बना सकते हैं डायरेक्शन के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना कैसे निकालते हैं? हम बेसिकली फिंगर कर्ल करके ही निकालते हैं। क्लियर? सो डायरेक्शन के लिए मैं रूल बनाता हूँ, नंबर 1, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ऑल्सो नोन एज स्क्रू रूल।
राइट हैंड थंब रूल को स्क्रू रूल भी बोलते हैं। अच्छा, क्या करना होता है राइट हैंड थंब रूल में कि V2R फिंगर्स को कर्ल करें अगर हम, ठीक है। सो कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम V2R, then thumb will give direction of magnetic field at given point, so जिस भी पॉइंट पे हमें चाहिए, सो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनटू द प्लेन। सो हमें किस पॉइंट पे चाहिए थी, आर पॉइंट पे चाहिए थी। तो अभी हमने इस फॉर्मूले से देखा तो आर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, इनटू द प्लेन, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। अभी बात समझ में आई है। कर्ली योर फिंगर्स फ्रॉम V2R, यूज राइट हैंड रूल। ओके, राइट हैंड रूल में यूज करो कर्ली योर फिंगर्स फ्रॉम V2R। सो थंब कहाँ पे डायरेक्शन देगा, इनटू द प्लेन, ठीक है। यही रूल होता है स्क्रू रूल। क्या कि रोटेट अ स्क्रू, द लीनियर डायरेक्शन ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो स्क्रू टाइट करना आपको आना चाहिए। सपोज आप V और R के क्रॉस में स्क्रू करेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल जाएगी। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू आपसे पूछता हूँ कि आंसर्स क्या होंगे। तो वो एग्जांपल के थ्रू आप बताएंगे। अच्छा ये बताओ, अभी किसी को डाउट है क्या, ये समझ में आ गया है ना, V क्रॉस R के बाद थंब डायरेक्शन देगा। हाँ। ओके, तो मैं एग्जांपल के थ्रू पूछता हूँ आप लोगों से, आप क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज along -y एक्सिस, ठीक है। So positive charge is moving along negative y axis. Then direction of B at any point on positive x axis. ओके, सो ये पहला पार्ट है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लोग सोच लो। आप लोग पहले खुद सोचें, आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जस्ट सोच ले क्या आंसर होगा, फिर मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। ओके, तो अभी आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप सोचिए, वेयर इज योर आर वेक्टर, चेक आर वेक्टर। बताओ आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर तो हो जाएगा ये, आर वेक्टर सबको दिखा, हाँ सर। ओके। अभी बताओ, अगर आर वेक्टर दिख गया तो आर क्रॉस सॉरी V क्रॉस R कैसे रहने वाला है, Out of the out of the plane. So first check for R vector, done. Then check V cross R. So V cross R. So V cross R किस तरफ है, अगर हम V2R अपन फिंगर्स कर्ल करें, थंब विल बी आउटसाइड। सो V क्रॉस R किधर है, आउटसाइड। सो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, B विल बी आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन मतलब के कैप की तरफ, टूवर्ड्स पॉजिटिव के कैप, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ लेनी है। पॉजिटिव के कैप मतलब अगर इस पॉइंट पे मैं दिखाऊं, सो आई विल शो डॉट्स,
डॉट्स मीन्स आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है वो आउट ऑफ द प्लेन होगी। तो यार सबको समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेक कर सकते हैं? पक्का? अच्छा, याद हो आपको एक मैंने मेथड भी बताया था ऐसे करके क्रॉस प्रोडक्ट वाला। अगर बी वेक्टर चाहिए तो हमें क्या चाहिए? वी क्रॉस आर कैप। तो इसमें आप बना लो आई जे के, याद है? हाँ सर। ओके, सो देखें हाँ सर। वी किस तरफ है? माइनस जे की तरफ। क्लियर? क्रॉस आर किस तरफ है? आई की तरफ। और जे और आई का क्रॉस क्या आने वाला है? माइनस के। सो माइनस माइनस आंसर कितना आ गया? प्लस के कैप। क्लियर? तो इस तरीके से मैथमेटिकली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूं क्या कि बी कैप इज एक्चुअली वी कैप क्रॉस आर कैप। सो वी कैप किधर है? अगर वी कैप की बात करें इट इज माइनस जे कैप, और ये क्रॉस क्या है? आई कैप। और आपको ये सॉल्व करना तो एटलीस्ट फिर आना चाहिए कैप प्रोडक्ट कि माइनस विल बी देयर, जे कैप और के कैप, आई कैप का क्रॉस क्या आएगा? माइनस के कैप। आंसर क्या आएगा? प्लस के कैप। तो इस तरीके से मैथमेटिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोचोगे सर इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं डायरेक्शन को लेके? सिंपल सी बात थी, एक फॉर्मूला था वेक्टर फॉर्मेट, बट मैं डायरेक्शन को लेके इतना प्रेशर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यही डायरेक्शन आगे आपको काम आने वाली है। हर जगह पर यही रूल काम आने वाला है। ठीक है? तो हम डायरेक्शन कैसे यूज कर सकते हैं? आप पाम रूल यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको माइंड में रखना है। डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल। अच्छा, अब क्या है, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस डालें। एक और रूल मैं आपको बता रहा हूं वो खुद। ठीक है? ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक में कभी भी नहीं मिलेगा ये रूल, बट मैं चाहता हूं कि आप ये रूल भी समझें। ठीक है? सो नंबर 2 मैं लिखूंगा पाम रूल, क्योंकि हैंड कर्ल करना थोड़ा सा टफ होता है बट पाम को यूज करना काफी इजी होता है। सो पाम रूल का मतलब समझें। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने राइट हैंड, इट इज यूज्ड विथ राइट हैंड, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे राइट हैंड, या फिर पूरा ही लिख देते हैं राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो पाम रूल अभी इतना आपके लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा अभी इस स्टेज में, लेकिन जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ईएमआई और बाकी सारे चीज़ें, तब पाम रूल काफ़ी यूजफुल हो जाता है। ठीक है? क्योंकि हैंड कर्ल करना थोड़ा सा टफ होता है। पाम रूल से आप डायरेक्टली गेस कर सकते हैं राइट हैंड पाम रूल। आपको करना क्या है, देखें आप अपने राइट हैंड पाम के अकॉर्डिंग फील करें। अभी एक मिनट, पाम तो मैं इतना अच्छा बना नहीं पाऊंगा, बट लेट्स से ठीक है, थोड़ा सा भी गड़बड़ है, उतना अच्छा बना नहीं, चलेगा, इरेज करते हैं। अभी आप ये समझे, सपोज फ्लैट फॉर्मेट में समझे, अगर आप अपने पाम को इस पेपर पे रखें, ठीक है, सो व्हाट यू विल सी, योर थंब इज अपवर्ड, ठीक है, और योर फिंगर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, और परपेंडिकुलर टू द पाम जो होगा वो इधर इनवर्ड होगा। अगर आप इस प्लेन पे अपना पाम रखेंगे तो वो इनटू द प्लेन होगा। सो बेसिकली वो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द पाम। आगे मैं सारे एग्जांपल आपको पाम रूल से भी एक्सप्लेन करूंगा। सो देखें, अगर थंब की तरफ कोई एक डायरेक्शन है, फिंगर्स की तरफ कोई एक डायरेक्शन है, और एक डायरेक्शन हम मान रहे हैं परपेंडिकुलर टू द पाम, तो हम इसको पाम रूल से कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, थंब की तरफ हमेशा करंट को रखते हैं और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो थंब की तरफ हम क्या रखने वाले हैं? मोशन ऑफ करंट और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
अगर थंब की तरफ, फिंगर्स किस तरफ रखेंगे, टूवर्ड्स द पॉइंट where B is to be found. जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की चेक करना है डायरेक्शन, एंड परपेंडिकुलर टू द पाम, वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अभी आप लोग को लग रहा होगा सर सिमिलर बातें बार बार बता रहे हैं, बट यार इसका यूज काफी ज्यादा होने वाला है, तो मैं दोनों चीजों को लेके ही ये चीज चेक करूंगा। पाम रूल आप समझे, पाम में आपको फ्रंट फेस करना है, बैक फेस नहीं। फ्रंट फेस को पाम बोलते हैं, बैक साइड को पाम नहीं बोलते हैं। तो अगर आप अपना राइट हैंड ओपन करें और लेट से ये जा रहा है पार्टिकल, ठीक है, आपको इस पॉइंट पे चाहिए, सो आपने अपना थंब रखा इस तरफ, फिंगर्स रखी इस तरफ, तो बताओ पाम किस तरफ है, इनटू द फेस है पाम का परपेंडिकुलर या अबव द फेस, इनटू इनटू द प्लेन। क्लियर? तो इस तरीके से देखो तुरंत हम पाम रूल से भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से ये वाला केस देखें, थंब को रखो वाई माइनस वाई एक्सिस में, सो राइट हैंड के पाम को आप फील करो नीचे की तरफ एंड फिंगर्स को आगे की तरफ, ठीक है, थंब को नीचे की तरफ। सो आप बताओ जो परपेंडिकुलर टू द पाम वो आउटवर्ड है या इनवर्ड है, आउटवर्ड। आप पूरा हाथ नहीं ऐसे टिल्ट कर लेना, ठीक है, जर्क आ जाए खराब हो जाए ऐसा नहीं करना, जस्ट फील करना है कि थंब नीचे की तरफ है, फिंगर्स ऐसा राइट साइड पे है, सो परपेंडिकुलर ओपन पाम जो है वो किस तरफ होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है। अच्छा, दो ही आंसर है, इधर आउट है या इन है, तो उसी के अकॉर्डिंग गेस करना, ये मत करना सर पाम थोड़ा टिल्टेड है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा क्या, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा क्या, ऐसा नहीं होता है। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो उसी के अकॉर्डिंग रहेंगी दोनों चीजें, ठीक है। तो पाम रूल भी पता चल गया, मैथमेटिक्स भी पता चल गई। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, तो आप दोनों चीजें से चेक करें, पहले पाम रूल से चेक करें और उसके बाद मैथमेटिकली चेक करेंगे। सो एग्जांपल दे देते हैं, पहले पाम रूल से चेक करेंगे फिर हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। Okay, now first use palm rule and then mathematically. Okay, so speed vector is into the plane, हमें पॉइंट करना है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ठीक है, यहाँ कहीं पे। सो ये क्या हो जाएगा हमारा आर वेक्टर। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर चेक करें किस डायरेक्शन में, आई कैप, ठीक है, सॉरी जे कैप। सो मैथमेटिकली हम फाइंड कर ही सकते हैं, बट पहले पाम रूल यूज कर लेते हैं। पहले पाम रूल देखें, अगर मैं थंब इनटू द प्लेन करूं, फिंगर्स को अपने
पी पॉइंट की तरफ करूं तो पाम किस तरफ, पाम का परपेंडिकुलर किस तरफ फोकस करेगा बताएं? I cap. पॉजिटिव I एक्स cap. एक्सिस। वेरी गुड। सो सब लोग ऐसे ही हाँ मत बोल दो, समझ में आ जाए तब बोलो। थंब को रखो इनटू द प्लेन, मतलब ये जो क्रॉस बनाया है इनटू द प्लेन, ये क्रॉस इनटू द प्लेन। फिंगर्स को ओपन किया मैंने पी पॉइंट की तरफ, और मैंने पाम का जो परपेंडिकुलर फेस किया देखा तो वो एक्स एक्सिस की तरफ है। सो परपेंडिकुलर टू द पाम इस तरफ रहेगा। ठीक है, सो पाम रूल यूज कर लेंगे, बाकी हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। बी कैप इज वी कैप ओवर आर कैप। सो वी कैप किस तरफ है? माइनस के कैप क्रॉस आर कैप किस तरफ है? जे कैप। सो माइनस के कैप क्रॉस जे कैप, आंसर क्या आने वाला है? Minus आई I. कैप माइनस आई कैप। सो क्रॉस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्शन क्या आ जाएगी? आई कैप। ठीक है, तो ये आई कैप इस तरफ नहीं होगी, ये जो मैंने यहाँ पे बना दिया है यहाँ नहीं। क्वेश्चन कहाँ पर पूछा है? पी पॉइंट पर। सो पी पॉइंट पर जो डायरेक्शन आने वाली है दैट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स आई कैप। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहीं पे तो बताएंगे ना, तो पी पॉइंट पर ये वैल्यू बताएंगे। तो मुझे लग रहा है किसी को कोई टेंशन है इसमें? बताए, सब समझ में आ गया ना डायरेक्शन के बारे में? हाँ काफी सर। सारी बातें कर ली हमने डायरेक्शन के बारे में। ओके, चले तो एक और एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल से पहले एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर ये याद है मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? तो यहाँ पे मैं नंबर 2 डाल देता हूँ, फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसका मतलब बी कैप क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ वी क्रॉस आर आ जाएगा। क्लियर? सो इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज हो तो टेंशन नहीं लेना है, जो भी हम ऊपर सॉल्व करते हैं उसका अपोजिट। ओके, सो दिस सेज opposite to what we assumed earlier. ओके, सो हमने जो अर्लियर फाइंड किया v क्रॉस r, उसका जस्ट अपोजिट आंसर आएगा। सो आप अभी भी राइट हैंड पाम रूल यूज करें बट जस्ट अपोजिट आंसर दे देंगे। ठीक है, सो उसका अपोजिट आपको देना है कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स से ये सिचुएशन हमें गिवन है और हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सो क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। ठीक, तो हमें सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लो और फिर डायरेक्शन लिख लो। ठीक है, सो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो और फिर डायरेक्शन फाइंड कर लो। सो पहले मैग्नीट्यूड बताएं, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? फॉर्मूला क्या है? क्यू के क्यू वी V साइन sin थीटा theta बाई
आर स्क्वायर। अच्छा अभी बताओ थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? थीटा है क्या एग्जैक्टली? वी वेक्टर और आर वेक्टर के आर बीच में। वेक्टर के बीच का एंगल, तो वी तो हमेशा टेंजेंशियल होता है ना, हाँ और आर वेक्टर होगा ये 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर कहीं एक रैंडम जगह पे भी पूछे, तब भी कहीं पे भी रैंडम जगह पे पूछे तो आर वेक्टर होगा ये और वी वेक्टर होगा ये, कभी भी हो 90 डिग्री ही रहने वाला है। अच्छा अभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो आर वेक्टर होता है वो होता है किस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, तो हम सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं, इसलिए आर वेक्टर का एरो किस तरफ है? सेंटर की तरफ। अगर सर्किल के लिए पूछोगे रेडियस वेक्टर तो वो तो ऐसे आउटवर्ड होता है, बट यहाँ पर आर रेडियस वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर है, तो इसका एरो किस तरफ है? सेंटर की तरफ है। ठीक है, अच्छा तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, बिकॉज इट इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। ठीक है, ये चीज है ये, इसलिए 90 डिग्री होगा। अच्छा v गिवन नहीं है तो बताओ अभी क्या यूज करेंगे v के लिए? ओमेगा बाय ओके सो हम यहाँ पर साइड में यूज कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। आर ओमेगा। तो वहां से रिप्लेस कर सकते हैं v को आर ओमेगा, क्योंकि हमें v नहीं दिया है, तो इसे लिख सकते हैं आर ओमेगा साइन 90 डिग्री। चार्ज की वैल्यू क्या लिख दी? इलेक्ट्रॉन जैसे लिख दी, अपॉन आर स्क्वायर। सो कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू चाहिए तो रख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा ई डब्ल्यू बाय आर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डायरेक्शन बताओ क्या होगी? डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन का स्पीड एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अभी पाम रूल अगर मैं यूज करूं, सो मुझे क्या करना है? थंब करना है मुझे इस तरफ, देखें थंब रहेगा इस तरफ, और फिंगर्स किस तरफ रहेंगी? बॉटम की तरफ, क्योंकि नीचे किसी पॉइंट पे फाइंड करना है। तो बताओ परपेंडिकुलर द पाम कहाँ है? आउटवर्ड है या इनवर्ड है? आउटवर्ड। आउटवर्ड। अब यहाँ पर गलती हो जाती है, क्या आंसर आउटवर्ड होगा क्या? नहीं। नहीं बिकॉज ये नेगेटिव है तो उसका उल्टा होगा। सो मैं लिखूंगा फ्रॉम पाम रूल, जो डायरेक्शन है वो क्या है? आउटवर्ड, बट इट इज नेगेटिव चार्ज। सो जो हम सोचते हैं डायरेक्शन उसका उल्टा आना चाहिए। सो एक्चुअल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक्चुअल डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगी? इनटू द प्लेन। क्लियर? इनटू द प्लेन। सबको समझ आया? इसमें कुछ किसी को डाउट? यहाँ पर अगर डायरेक्शन देखेंगे तो क्या दिखेगी? इनटू द प्लेन। अच्छा तो भी वो हॉर्स्टेड वाला याद है आपको कि करंट अगर सर्किल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इन एंड आउट। सो इसको मैं एक और लॉजिक से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, याद है? यहाँ पे लॉजिक क्या? इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट किस तरफ होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी। सो इसका मतलब इस फिगर में करंट फील कर सकते हैं हम किस तरफ? क्लॉकवाइज। याद है अगर करंट होगी क्लॉकवाइज तो थंब किस तरफ होगा? इनवर्ड इनटू होगा। द प्लेन। सो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इनटू द प्लेन। क्लियर? सो हम ये लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इनटू द प्लेन। तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, पाम रूल भी यूज कर लो, या फिर ये लॉजिक अगर काम में आ जाता है कि करंट सर्कुलर है तो काम बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी समझ में आया यार डायरेक्शन रिलेटेड? डायरेक्शन रिलेटेड किसी को कुछ डाउट?
नहीं नहीं ओके सर। ओके गुड। तो बेसिकली आज पूरे लेक्चर में मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है डायरेक्शन पे। अब आप लोग क्या है अभी सोचोगे तो मैंने बहुत सारे मेथड बता दिए डायरेक्शन के, एटलीस्ट 4 मेथड्स आपके पास हैं। कौन सा यूज करना है? ऑल। सब में कमांड होना चाहिए आपको। अब आप बोलोगे कि यार सर सब में क्यों कमांड बनना चाहिए? बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, जैसे वी कैप का मैंने वी क्रॉस आर वाला बताया है। अगर क्यू नेगेटिव है तो क्या होगा? माइनस वी क्रॉस आर। इन पे बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में ये पाम रूल यूज कर सकते हैं, ये ऑर्स्टेड वाला जो मैंने बताया एक्सटेंडेड वर्जन। ऑर्स्टेड ने तो सिर्फ एक सिंगल वायर में बताया, मैंने आपको बताया कि अगर लूप होगा तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि किस तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया राइट हैंड रूल। सो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि सारे मेथड आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं। सो जो आज मैं लेक्चर करा रहा हूँ वो नोट्स एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फॉर्मूला हमने एक ही देखा है, बट हमने डायरेक्शन रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं यहाँ पर। ठीक है, सो मुझे लगता है फॉर्मूले में कोई टेंशन नहीं होगी, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वेक्टर वर्जन भी हमें याद रखना है और नॉर्मल वर्जन भी हमें याद रखना है, के क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अभी हमने बात की कि एक चार्ज के वजह से क्या होगा, और फिर हम बात करते हैं कि एक वायर के वजह से क्या होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो करंट कैरिंग ड्यू टू वायर है इसी को हम बोलते हैं क्या? बायो सेवर्ट्स लॉ। सो इसी को हम बोलते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक रैंडम सा करंट कैरिंग लूप लिया, लेट्स से ये करंट कैरिंग लूप है और हमें यहाँ पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे। ठीक है, सो उन्होंने क्या बताया? जो बायो सेवर्ट्स लॉ है उन्होंने सबसे पहले बताया कि एक करंट एलिमेंट लिया। ठीक, सो लेट्स से ये है हमारा करंट एलिमेंट, ये है डीएल लेंथ। एक छोटा सा हमने करंट एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, और लेट्स से इस वायर में करंट जा रही है कुछ इस तरीके से, आई करंट जा रही है, सो इस एलिमेंट से भी जाएगी और इस वायर के किसी भी शेप का वायर हो करंट इस तरीके से जाएगी। अच्छा, हमें चाहिए पी पॉइंट पे, तो हमें एक चीज क्या चाहिए होगी? पोजीशन वेक्टर। हमें एक पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा। दूसरा जो काम की चीज है वो ये है कि ये जो डीएल वेक्टर है, ये जो लेंथ है, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये जो डीएल लेंथ हम ले रहे हैं इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। सो वहां पे थीटा क्या था? वी और आर के बीच का एंगल। और यहाँ पर थीटा क्या होगा? ये जो डीएल वेक्टर है और आर के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये थीटा हमारा रहेगा। तो बेसिकली इस छोटे से एलिमेंट के वजह से उन्होंने बताया कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। सो एज पर द बायो सेवर्ट्स, अच्छा बायो सेवर्ट ऐसे पूरा लॉ है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल वो प्रोपोर्शनल होती है आई डीएल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
ठीक है। सो ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आ जाने वाला है। सो बेसिकली Q इंटू वी की जगह हमने क्या लिख दिया है, आई डी एल लिख दिया है। अच्छा, कैसे Q इंटू वी को आई डी एल लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं, डी एल बाई डी टी, ठीक है, और Q बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, I। सो इस तरीके से बायो-सैवर्ट्स लॉ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। पॉइंट सबको समझ आया कि हमने क्या किया है, यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हुआ है कि जो Q डॉट V था उसको हमने लिखा हुआ है I डॉट डी एल। क्यों? क्योंकि V को हमने लिखा है डी एल बाई डी टी करके, और डी एल बाई डी क्यू बाई डी टी को लिख दिया I। सो इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है पॉइंट। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। सो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नथिंग बट के आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक, ये है डीपी के वजह से। अच्छा, लेट्स से हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो स्ट्रेट है यार फॉर्मूला। अगर हमें बी फुल चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटे छोटे एलिमेंट्स को। सो डीबी को इंटीग्रेट कर देंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखें तो इस तरीके से लिखा जाता है के आई डी एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा इंटीग्रेशन कैसे होगा। सो याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स में भी बताया था, फ्लक्स में भी कि इंटीग्रेशन में देखना है कि कौन सी चीज कांस्टेंट नहीं है। सो यूजुअली कांस्टेंट कौन नहीं रहने वाला, थीटा। बाकी सब तो सेम होंगे ना। सो बाकी सब बाहर आ जाते हैं कांस्टेंट से, और थीटा का इंटीग्रेट करके अपन सॉल्व कर देते हैं, तो इतना कुछ एलिमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता। अब वेक्टर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। अच्छा, वेक्टर फॉर्मेट में आप बताओ करेंगे क्या। वेक्टर फॉर्मेट में किसे वेक्टर मानेंगे, साइन थीटा से तो पता चल रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। बताओ किसका क्रॉस कराएंगे, वेक्टर फॉर्मेट बताए कोई। आई इंटू आर का। आई इंटू आर का, ठीक है, बट क्या आई वेक्टर होता है क्या, आई नहीं। वेक्टर होता है नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या लेके आए हैं हम, डीएल, बिकॉज एक स्मॉल लेंथ को हम वेक्टर मान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में हम किसको लिख नहीं सकते, आई को नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम किसे लिखते हैं, आई डीएल को लिखते हैं, और वेक्टर किसके ऊपर लगाते हैं, डीएल के ऊपर। सो आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यू। क्लियर, हाँ ओके। अच्छा, तो ये जो आई डीएल है इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है। आई के साथ साथ ही मैं डीएल बाल बाल लिख रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर डीएल वेक्टर है। अच्छा, आई की डायरेक्शन होती है या नहीं, हाँ। डायरेक्शन होती है, बट आई वेक्टर लिख सकते हैं क्या, नहीं नहीं। तो इसका मतलब वेक्टर हम लिखेंगे डीएल वेक्टर, और जो आई की डायरेक्शन है उसी को बोलेंगे हम किसकी डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन। डी ठीक है, सो मैं यहाँ पर इस तरीके से पूरा स्टेप लिख देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि आई के पास डायरेक्शन होती है, यस करेक्ट, बट आई को वेक्टर लिख सकते हैं क्या, नहीं। सो जो डीएल वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है सेम एज करंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो अगर कभी ये डाउट आए कि यार डीएल क्रॉस आर तो करना है, बट ये डीएल कहाँ से पाएंगे, डायरेक्शन कैसे देखेंगे। सो जो करंट की डायरेक्शन है उसी को हम किसकी डायरेक्शन मान लेते हैं, इसकी डीएल की। और ये जो डीएल होता है आई डीएल, इसको हम नेम भी देते हैं, तो दिस
ideal vector is known as current element. ठीक है, सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब ये है कि सोचो इस वायर में करंट है ये, सो ये एलिमेंट करंट का इस एलिमेंट को हम आइडियल वेक्टर बोल रहे हैं। सो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, बिकॉज ये है तो करंट वेक्टर ही, मतलब करंट की डायरेक्शन में ही लेंथ वेक्टर है। सो आइडियल इसलिए हम ये नेम दे देते हैं, इसका मतलब है करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है सेम एज करंट। ओके, तो ये दूसरे फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है क्या? जो बायो-सेवर्ट्स का लॉ है प्रॉपर, इसमें आपको क्या करना था, देखें फॉर्मूला मैं फिर से समराइज कर दूं। अगर काम की बात देखें, सो Q इंटू वी इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर जो था, Q इंटू वी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? I इंटू डी एल से। ठीक है, अच्छा अब B की डायरेक्शन का क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ B कैसे मेजर करेंगे? डायरेक्शन ऑफ B बताएं। सो अभी बात किया था ना, चार्ज अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है V, उसी की डायरेक्शन में आप क्या ले लो? करंट ले लो। समझ आया? सो करंट की डायरेक्शन इनटू आर की डायरेक्शन, ये हो जाएगी हमारी डायरेक्शन ऑफ बी। क्लियर? सो डायरेक्शन ऑफ बी अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से बोल सकता हूं दैट बी कैप विल बी आइडियल कैप क्रॉस आर कैप। समझ आया? इसका मतलब अगर मैं राइट हैंड रूल यूज करूं, राइट हैंड थंब रूल, तो इसका मतलब क्या होगा? थंब अलोंग द करंट, थंब अलोंग द करंट। ठीक है, थंब अगर मैं अलोंग द करंट कर दूं तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, कर्ल ऑफ फिंगर्स वो डायरेक्शन देता है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। सो कर्ल ऑफ फिंगर्स वो किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो हो गया हमारा राइट हैंड रूल जो ऑर्स्टेड ने बताया, याद है ऑर्स्टेड ने कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा राइट हैंड पाम रूल। अभी थंब की तरफ हम क्या रखते थे पहले? मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो अभी थंब की तरफ क्या रखें? करंट। और फिंगर्स को किसकी तरफ रखें? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, पोजीशन वेक्टर। सो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू पाम क्या आंसर आ जाएगा हमारा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे लगता है कि अभी एग्जाम्पल में तो बहुत आराम से आप लोग आंसर कर दोगे। अगर डायरेक्शन का एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, सपोज करंट ऐसे जा रही है, अपवर्ड करंट जा रही है। सो पॉइंट इसके दे देता हूं मैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। बताओ बी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी? इनटू या आउट? बी नहीं देते, पी क्यू, बी से कंफ्यूज हो जाओगे, पी क्यू नेम दे देते हैं। बताओ क्यू पॉइंट पर कैसी होगी डायरेक्शन? इनवर्ड। 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 फील करो, थंब इस तरफ, ठीक है, फिंगर्स इस तरफ, तो पाम कहाँ पर रहेगी? बी क्यू के, पाम क्यू के लिए अंदर। सो इसका मतलब ये होगा इनवर्ड। सो जो बी है वो क्या है? इनटू द प्लेन है। अच्छा, पी पॉइंट पर फील करो, फिंगर्स इस तरफ, थंब अपवर्ड, पाम किस तरफ आएगा? इसका मतलब
Out of. आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। सो इसका मतलब ये क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन। समझ आया? और या फिर ऑर्स्टेड वाला रूल लगा दो क्या, अगर करंट जा रही है सो लूप कहाँ होगा, आप लूप फील करो, इस तरह का एक सर्कुलर लूप बनाओ। सो यू विल फील कि राइट साइड पे लूप कहाँ जा रहा होगा, अंदर, और लेफ्ट साइड पे लूप कहाँ आ रहा होगा, आउटवर्ड। लूप वाला समझ आया आप लोग को क्या? अगर मैं हाँ सर। लूप यहां पर देखूं, एट क्यू, एट पॉइंट क्यू, लूप कैसा फील होगा, इनवर्ड, लूप इज इनटू द प्लेन। और अगर मैं क्यू पे फील करूंगा तो आप अगर ऐसे सर्किल बनाओ, फ्रॉम द कर्ल ऑफ योर फिंगर्स, फिंगर्स आउटवर्ड आएंगी एट पॉइंट क्यू। सो एट पॉइंट पी, loop is coming out of the plane। ओके, तो ये पार्ट हो गया, मतलब एक वायर पे अगर हमें डिफरेंट पॉइंट पर देखना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा ओके, सो अभी आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, सो ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है पी। अभी आपको बताना है क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो सपोज इस वायर का नेम दे देता हूं मैं 1 2 3। बताओ पॉइंट के ऊपर वायर 1 के वजह से किस तरफ होगी फील्ड, पॉइंट के ऊपर इनवर्ड। इनवर्ड। कैसे, बिल्कुल सिंपल है, वायर जा रही है ऐसे, पॉइंट है इस तरफ, थंब वायर की तरफ, पॉइंट की तरफ, तो पाम किस तरफ है, इनटू द प्लेन। सो इसका मतलब B1 कैसा होगा, इनटू द प्लेन। डन। Yes, sir. अच्छा B2 बताएं। 0. 0. सबको समझ आया B2 क्यों 0 होगा, क्योंकि R वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर लिखाना मिस हो गया, बट ये चीज हमें पता करना है कि इफ साइन थीटा अगर 0 है, इफ साइन थीटा 0 है, सो इसका मतलब बी भी क्या होगा, 0। और इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है एट एनी पॉइंट on the line of wire B will be 0। ठीक है, सो लाइन ऑफ वायर में B क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो B2 हो जाएगा 0। B3 बताएं। अच्छा B3 में अभी कंफ्यूजन आने लगेगा कि देखो यार, ये थंब इस तरफ है, फिंगर्स इस तरफ है, तो यार फील करो पाम अभी ऊपर होगा या नीचे, ऐसे एंगल मत बनाने लगना। आंसर इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है, तो आंसर सिंपल होगा, इधर अप या डाउन। बताओ, Up होगा। अप होगा। पक्का समझ आया ना? हाँ। क्योंकि कुछ नहीं करना, थंब रखो करंट की तरफ, फिंगर्स रखो इस पॉइंट की तरफ, तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर है वही देखना है, इधर अप या डाउन होगा। अच्छा पी पॉइंट पे देखे जल्दी से बताएं, B1 कितना होगा, 0. 0. 0। B2 कितना होगा, मतलब किस तरफ होगा,
B2 बताएं। इनवर्ड Inward. इनवर्ट सबने फील किया। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, थंब रखा मैंने इस तरफ, सब लोग तुरंत राइट हैंड पाम को एकदम रेडी रहो लेके। तो थंब रहा इस तरफ, फिंगर्स है इनवर्ड, फिंगर्स है इनवर्ड, और फिंगर्स इनवर्ड, सॉरी मतलब फिंगर्स नीचे की तरफ टुवर्ड्स द पॉइंट P। सो परपेंडिकुलर टू द पाम किस तरफ है? इनटू द प्लेन। सो क्या होगा? इनटू द प्लेन। अभी B3 बताएं। Out of the plane. ओके तो अभी आप लोग को तुरंत क्लियर होने लग गया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो फील आएगा कि थंब इस तरफ है, थंब इस तरफ है, फिंगर्स इस तरफ है। सो क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, सो मुझे लग रहा है ये डायरेक्शन से अभी कोई डाउट किसी को? अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि वो जो फॉर्मूला है ये वाला, ये तो पूरा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है ना। सो हमारे लिए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना तो टफ हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, उस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन निकाल के याद करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि अगर एक वायर स्ट्रेट है सो फिर हम इंटीग्रेट करके फाइनल जो आंसर होगा वो याद कर लेंगे। किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड याद है ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैसे निकालते थे? Sigma upon 2 epsilon naught. सिग्मा नहीं, लेमडा। हाँ सर, वायर है यार, के लैम्डा अपन 2k के lambda lambda by by r. अगर 2k लेमडा बाई आर इनफाइनाइट के लिए होता है। सर साइन थीटा 1 प्लस साइन साइन थीटा थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वेरी गुड यार, थोड़ा सा याद रखो। फिर थीटा 1 थीटा 2 के लिए सब बातें की थी, बिल्कुल वही फॉर्मूला इधर आएगा, सिर्फ नेम क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह आ जाएगा आई, और के वो वाला के नहीं होगा, के मतलब इस चैप्टर में होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में फिर से बात करेंगे थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखे थे, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बार मुझे थोड़ा सा चेक कर लेने दो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो तुरंत जो है एकदम चेंज हो जाते हैं। सो ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करें सब। ओके ठीक है, तो यार आज के लेक्चर के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट में मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही होगा, तो आपको वही प्रिपेयर करना है। ओके एवरीवन, हाँ सर। हाँ sir. हाँ सर। Yes, sir. बाय बाय एवरीवन देन। बाय Bye सर। sir. बाय।